हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर इल्मी सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उन प्रश्नों को हम लोग विषय वस्तु के माध्यम से भी समझेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी समझेंगे। यह वीडियो विशेषकर बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले जो परीक्षार्थी हैं, इंटर और क्लास 10 के बच्चे, उनके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इंटर के जो बच्चे हैं उनके लिए तो एग्ज़ाम सर पर है, और रही बात 10वीं क्लास की तो उनके लिए भी कुछ समय है। तो मैं चाहूँगा कि बचे हुए समय में आपके व्याकरण से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, उस पर मैं बारी बारी से अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल आज का वीडियो आधारित है वर्ण विचार और शब्द विचार। मैं इन दोनों पे बात करूंगा, यानी हिंदी व्याकरण में वर्ण का क्या स्थान है, वर्ण के प्रकार कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है। उसके बाद शब्द के बारे में भी बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार कितने हैं और शब्दों के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से आपको मैं पहले वर्ण विचार को समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे ध्यान से देखें। किसी तरह का कोई शक हो, कोई आपको संदेह हो, तो आप प्रश्न के माध्यम से आप इसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। यानी हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आ से लेकर फिर क ख ग जो भी आपने पढ़ा होगा, उन सारे वर्णों की संख्या पूछी जा रही है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो ऑप्शन में जिस तरह के दिया गया है 25, 44, 52, 11। तो 25, 44, 52 और 11 को देखते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि 52 कैसे इसकी संख्या पूरी हो जा रही है, कितने इसमें स्वर वर्ण है, कितने व्यंजन है, या किस प्रकार के वर्ण है, उन वर्णों की संख्या कितनी है। तो टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारी संख्या हो जाएगी 52। और वो होगी कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पहले हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वर्णों की कुल संख्या 52 कैसे हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या होती है 52। हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे वर्णों के कुछ नाम दिए गए हैं और उन वर्णों के अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, साथ में उसकी संख्या कितनी है वो भी दी गई है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से इस वर्ण को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 52 संख्या कैसे पूरा होगा उसको हम देखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। आप इसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से आप जब गिनती करते हैं तो ये टोटल संख्या हो जाती है 11। यानी हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। अब आइए दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है अयोगवाह वर्ण। ये भी एक वर्ण है, इसकी संख्या 2 है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें अंग और अ आते हैं। तो इधर 11, इधर 2, 11 और 2 अभी तक 13 वर्ण हो गए। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार आता है वर्ण का, उसका नाम है स्पर्श व्यंजन। हालांकि व्यंजन के बहुत सारे प्रकार निकलेंगे, यहाँ स्पर्श है, यहाँ अंतःस्थ है, यहाँ उष्म है, यहाँ संयुक्त व्यंजन है। कई प्रकार से व्यंजन के प्रकार निकलते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कुल 25 है। और वो 25 कैसे है, इसको आप देखिए। जिस प्रकार से क में दिखा गया क वर्ग, क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग के लाइन में जो 5 वर्ण है उसको कंप्लीटली हम मिलाकर कहते हैं क वर्ग। तो इसमें क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, ये कुल 5 है। इसी प्रकार से च वर्ग में भी देखेंगे, यहाँ भी 5 है। ट वर्ग में देखेंगे, यहाँ भी 5 है। त वर्ग में भी देखेंगे, यहाँ भी 5 है। और प वर्ग में भी कुल 5 है। तो इस 5 को 5 से गुना करते हैं तो टोटल इसकी संख्या हो जाती है 25। तो आप संख्या को यहाँ शुरू से ध्यान देते जाएंगे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 हुई थी, अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 हुई थी और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हुई थी। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से वर्ण रह गए हैं। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कुल 4 होती है।
इसकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल और व, तो ये भी 4 है, ये भी, और उधर 25, इधर 2, इधर 11, सब ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। इसमें क्या क्या आ रहा है, तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह, ये भी कुल 4 हो गए। फिर आगे आते हैं, अगला है संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या 4 है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अक्ष, त्र, ज्ञा और श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है, 2 वर्णों को मिलाकर के ये वर्ण बनाए गए हैं। हालांकि प्रॉपर ये प्रकार नहीं, उन्हीं में से 2 वर्णों को जोड़कर बनाया गया, लेकिन देखा जाए तो इसको भी एक सिंगल वर्ण की तरह हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके अलग से प्रकार निकाले गए हैं। तो इसकी संख्या कुल 4 है। अगला है हिंदी के अपने व्यंजन, यानी कुछ भाषा, हर एक भाषा में कुछ विशेषता होती है कि उसके कुछ प्रॉपर शब्द होते हैं, प्रॉपर वर्ण होते हैं, जो खास उसी भाषा या उसी जबान की होती है। तो हिंदी भाषा के कुछ अपने शब्द, कुछ अपने वर्ण व्यंजन है, जैसे ड़ और ढ। जैसे ड़, जैसे बोलते हैं झाड़ू, झाड़ू में जो ड़ आता है वो भी हिंदी का अपना अपना व्यंजन है। इसी प्रकार से बोलते हैं पढ़ाई, पढ़ाई में जो ढ आ रही भी ढ यहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम टोटल संख्या हम काउंट करते हैं, तो यहाँ 11, यहाँ 2, यहाँ 25, जिस 25 को यहाँ दिखाया गया है तो उसको हम छोड़ के इसी को काउंट करेंगे। 11, 2, 13, 13 और 25 हो जाते हैं, 13 और 25 38। उसके बाद 4 यहाँ, 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, तो 38 और 4 4 करके जब 3 जगह जोड़ते हैं तो 12 होता है। 38 और 12 हो गए 50, और यहाँ पे 2 वर्ण हैं, ड़ और ढ, तो ये 2 हैं, टोटल मिलाकर के आपके वर्णों की संख्या हो गई 52। तो जिस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। अब आप इसको समझ चुके होंगे, तो मैं अब इसके बाद इन्हीं सारे टॉपिक्स पे जो आपने पढ़ा कि कौन सा वर्ण कितने प्रकार का है, किसके अंदर क्या क्या आते हैं, इस पे आधारित मैं अभी 4 से 5 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए यूज करूंगा। देखता हूं कि कितने लोग इसको सही बना पाते हैं या फिर कितने लोग इसमें गलती करते हैं। इस चार्ट को एक बार फिर से देख लें, अगर आपकी मर्जी है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर इस पे आधारित मैं कुछ प्रश्न बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। इसी पे आधारित कुछ आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था। अब उस चार्ट पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखें और हल करने की कोशिश करें। पहला प्रश्न कह रहा था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपने बना चुका था कि 52 है। उसके बाद अगला सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण के कितने होते हैं, स्वर वर्णों की संख्या। तो स्वर वर्ण की संख्या जैसा कि ऑप्शन में दिया गया 11, 2, 13 या 25। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 11। आप 52 संख्या टोटल पढ़ चुके हैं, इसमें से 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन वर्ण है। तो ये ध्यान रखना है, स्वर वर्ण की संख्या पूछे तो 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या पूछे तो 33 बोलना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अयोगवाह वर्ण क्या होता है, आप देखेंगे इस ऑप्शन में दिया है अंग, अ, री, क वर्ग या आ के आगे जो भी हर्ष, दीर्घी, हर्ष, उदीर्घ सारे आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट मारा गया है। तो आप चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप गौर करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन अयोगवाह वर्ण है। पिछले चार्ट में भी इस बात को लिखा गया था। तो अयोगवाह वर्ण का जो उदाहरण है या इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी अंग और अ को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग और अ को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है य, र, ल तथा व कौन सा वर्ण है, इसको हम कौन सा वर्ण बोलते हैं। वर्ण के प्रकार में भी आपको लिखाया गया जस्ट पीछे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो य, र, ल, व को स्पर्श तो नहीं बोलते हैं, स्पर्श क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को बोलते हैं। उष्म व्यंजन भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। ऊपर लिखा स्पर्श व्यंजन, इससे पहले वाले चार्ट में आपको दिखाया गया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। यहाँ संख्या पूछी गई है 33, 52, 11 या 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं।
यानी कई वर्ण ऐसे हैं जिनको हम मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद एक सार्थक रूप उसका बनता है। फिर उस सार्थक रूप को, सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया वर्ण, वर्णमाला, शब्द या वाक्य। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम कहते हैं शब्द। इस प्रकार से आप जोड़ते हैं प प्लस न, प के साथ हम आ जोड़ते हैं, उसके बाद न जोड़ते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हम जोड़ते हैं पान। तो पान एक कंप्लीट शब्द बनता है। तो वर्णों के मेल को, और मेल ऐसा हुआ जिससे कोई अर्थ निकल रहा है, इसी को बोलते हैं हम सार्थक मेल। तो सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, ऑप्शन सी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंठीय वर्ण नहीं है? कंठीय वर्ण ये क्या पूछ दिया, इसमें जरा ध्यान दीजिए। कंठीय वर्ण नहीं है। कंठीय वर्ण उस वर्ण को बोलते हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है। आपको मालूम होगा कि उच्चारण स्थान कुल 6 हैं, उनमें से जो सबसे पहला उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन सारे वर्णों को हम कंठीय वर्ण कहते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि ग है, ह है, या कोई विसर्ग। विसर्ग जो इस तरह का चिन्ह वाला होता है, आप गौर कर रहे होंगे, जैसे बोलते हैं अंतः, तो तह के अंतिम में क्या आया? विसर्ग। तो ये विसर्ग क्या है? और ल। इन चारों में से कौन ऐसा वर्ण है जो जिसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है? तो आप इसको उच्चारण करके देख सकते हैं। ग क्या बोलते हैं? ग यहाँ से निकलता है। ह ये भी कंठ से निकलता है। विसर्ग में जो बोलते हैं अंतः, अंतः ये भी ह से निकलता है। लेकिन ल का उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो कंठीय नहीं है, यानी जिसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो वो प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन उसका ल हुआ था। यहाँ हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे। तो उच्चारण स्थान को अगर हम देखें तो उच्चारण स्थान हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उनके जो स्थान है वो स्थान कुल 6 है। लेकिन इन 6 जगहों से जो जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो वर्ण कुल 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। वर्ण के प्रकार 9 है, लेकिन उच्चारण स्थान 6 है। 6 कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक। यहां तक देखेंगे नासिक वर्ण। पहला क्या? कंठ है। कंठ से थोड़ा सा बाहर आते हैं ऊपर वाले हिस्से में तो तालु आता है, ये दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है मूर्धा, जो दांत से पहले का हिस्सा होता है। चौथा स्थान दांत है, दंत। 5वां स्थान ओठ है और 6ठा स्थान है नासिक है। तो इन 6 जगहों से वर्णों का उच्चारण होता है। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठीय वर्ण कहते हैं। कंठीय वर्ण में क वर्ग आता है। क ख ग में जितने भी हैं वो सब कंठीय वर्ण हैं। इसके साथ ह है, विसर्ग है, फिर अ और आ, ये सारे के सारे वर्ण हैं कंठीय वर्ण, यानी इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। सेकंड नंबर पे तालु। तालु से जो वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण जैसे च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज जो भी है सब तालु से उच्चारण होता है। य, तालव श, ई, अ, ई, ये सारे के सारे तालव्य वर्ण है। तीसरा में आता है मूर्धा, जो दांत के बाद से पहले और तालु के बाद का हिस्सा होता है मूर्धा। इससे जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। जैसे बोलते हैं ट वर्ग, ट, ठ, ड में जितने भी वर्ण हैं सब मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद र है, और इस श को तो आप पहचानते होंगे, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। उसके बाद है दंत, यानी दांत से उच्चारण होता है, जैसे इसको बोलते हैं दंतीय वर्ण। इसलिए इसमें आते हैं त वर्ग, ल और दंत स। इसके बाद है ओष्ठ, यानी जिसको ओठ बोलते हैं। यहाँ से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, उन वर्णों को बोलते हैं ओष्ठीय वर्ण। इसमें आता है प वर्ग, से बोलिए प, फ, ब, भ, ये प है, तो इसका उच्चारण प से ओष्ठ से होता है, इसलिए बोलते हैं ओष्ठीय वर्ण। इसके अलावा ऊ, जब हम मुंह को गोल करते हैं, ओठ को गोल करते हैं, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है नासिक, यानी नाक का उच्चारण। आप लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नासिक में नाक तो होता है, लेकिन प्रॉपर सिर्फ नाक नहीं बल्कि मुंह भी इसमें जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसको बोलते हैं अनुनासिक, यानी अनु और मुंह, अनु मीन्स मुंह और नासिक मतलब नाक, मुंह और नाक दोनों के मिश्रण से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। और ये क्या क्या होता है? अंग, न और म, इन वर्णों का उच्चारण होता है मुंह और नाक दोनों के मिश्रण से। उसके बाद 3 वर्ण प्रकार ऐसे हैं
जो दो स्थान को लेते हैं। 3 प्रकार के ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में मुझे 2 स्थानों का यूज करना पड़ता है। जैसे पहला है कंठ और तालु को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण, इसमें क्या आएगा, ए और ए आता है। उसके बाद है अगला है कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों के मिश्रण से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। इसमें आता है ओ और ओ यहां से निकलता है, लेकिन उसी अ को जब हम गोल कर देते हैं ओष्ठ को तो होता है ओ या औ, तो ये कंठोष्ठ वर्ण हो गया। उसके बाद तीसरा आता है दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओठ के मिश्रण से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण, इसमें मात्र एक आता है व। जैसे व जब बोलते हैं तो व के बोलने के वक्त समय में मेरे ओष्ठ का कुछ हिस्सा दांत से टच करता है, इसलिए ये हो गए दंतोष्ठ वर्ण। तो इस तरह से कुल आपके पास देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान के हिसाब से हम देखें तो स्थान कुल 6 हैं, लेकिन इन 6 जगहों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो कुल 9 प्रकार के वर्ण होते हैं। इसी पे आधारित एक प्रश्न था मेरा कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो कंठीय नहीं है, तो वो ल था। ल का उच्चारण कहां से होता है, ये होता है दांत से होता है, वो कंठ से नहीं होता है। उच्चारण स्थान के बारे में आपसे बात किए थे, उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों के प्रकार कितने हैं, उस पर आधारित 2-4 प्रश्न हैं। इसको आप देखें। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक से समझ में आता होगा कि बगल में एक ऐसा डिस्टर्ब गाना बजा रहा है कि मुझे बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। फिलहाल आज का ये वीडियो ट्रायल का है, आप इसे देखिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं बाहरी आक्रमण से मैं बिजी हूँ, मैं परेशान हूँ, कितने सारे गाने की आवाज़ आ रही है, फिर भी डिस्टर्ब होकर ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कुछ प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। प्रश्न है अनुनासिक का संबंध किससे है। अनुनासिक जैसा पीछे बोला गया था कि वर्ण का उच्चारण जहां जहां से होता है, इसमें एक अनु है। अनु का मतलब मुंह, नासिक का मतलब नाक, अनु का मतलब मुंह, तो मुंह तो यहाँ है लेकिन साथ में जुड़ा हुआ नासिक भी, तो नाक भी है, लेकिन दोनों का ऑप्शन यहाँ मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुनासिक का संबंध मुंह और नाक दोनों से है। अगला प्रश्न है कि र का उच्चारण कहाँ से होता है, र को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं। ऑप्शन में है दांत से, ओष्ठ से, तालु से या मूर्धा से। तो र जब बोलते र को देखे, जरा बोल के देखिए, र तो दांत से पहले और तालु के बीच वाले हिस्से से ही र निकलता है, तो र का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। उसके बाद अगला प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। कंठ से भी और ओष्ठ से भी। आपको बताया गया था उच्चारण स्थान में कि कुछ अवर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारण करने के लिए मुझे 2 जगहों का सहारा लेना पड़ता है। तो एक स्थान है कंठ, दूसरा स्थान है ओष्ठ। तो इसमें जैसे ऑप्शन में दिया गया है ओ, प, क या फ, तो चारों में से हम जब देखते हैं तो इनमें से ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिनका उच्चारण एक ही जगह से होता है, केवल ओ का उच्चारण स्थान 2 है, यानी कंठ से भी और ओष्ठ का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है व का उच्चारण स्थान क्या है, यानी व का उच्चारण हम कहां से करते हैं, कंठ और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से, कंठ और तालु से, नासिक और मुंह से। नासिक मतलब नाक, आपको बताया गया था। तो इसमें बताइए व का उच्चारण कहा करते हैं। जैसे व बोलते हैं, व बोलते हैं तो व बोलने के क्रम में हमारे ओष्ठ का कुछ भाग दांत से टच करता है, छूता है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कंठ और ओष्ठ तो नहीं होगा क्योंकि कंठ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दंत और ओष्ठ इन दोनों को जब जोड़ते हैं तब यहाँ पे हमारा व का उच्चारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व बी, यानी व का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की जब शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत होती है, तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है। जो सबसे पहली चीज है उसको पूछा गया, छोटी इकाई वर्ण है, शब्द है, वर्णमाला है या निबंध है। तो निबंध तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा शब्दों का भंडार है। वर्णमाला में वर्णों का अध्ययन होता है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे वर्ण पे, तो वर्ण जो होता है यह शब्दों का या किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को माना जाता है वर्ण। तो ये आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं एक जाते जाते एक टास्क आपको देते जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देंगे
प्रश्न है कि हिंदी और अंग्रेजी की लिपि क्या है। दोनों की अलग लिपि भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ये आपके उत्तर पे आधारित है कि आप इसे क्या समझ रहे हैं। यानी आपको हिंदी की भी लिपि बताना है और अंग्रेजी की भी लिपि बताना है कि हिंदी की लिपि क्या है और अंग्रेजी की लिपि क्या है, यानी ये दोनों भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका उत्तर आपको देना है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। गुड बाय।